हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, पढ़ाऊँगा कक्षा 6 की आपकी जो बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका यहाँ पे अध्याय 3 पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि चैप्टर 3 यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, अध्याय का नाम है सरकार क्या है। ठीक है, जानेंगे कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार और कानून क्या होता है, सरकार के कितने स्तर होते हैं, किस किस प्रकार की सरकारें होती हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जान जाएंगे। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते हैं, अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी ही वीडियो अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में NCERT के क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बिल्कुल फ्री में क्लासेस देखनी है, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करना है, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे यहाँ पे मोटिवेट करते हैं और मुझे यहाँ पे मेरी वीडियोस को प्रमोट करते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए मैथ की क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच अंतर क्या है। चलिए पढ़कर कुछ यहाँ पे पता लगाते हैं। नाम सुना होगा सरकार, सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ पे राजतंत्र है, तो ये चीज़ें होती क्या हैं आपके दिमाग में कभी आता होगा ना कि इसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कटिंग्स लगे हुए हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार ने कहा, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को यहाँ पे सूखाग्रस्त ग्रस्त घोषित किया। तो ये कुछ काम दिखाए गए हैं, बताए गए हैं सरकार क्या क्या काम करती है। तो ये काम करती कैसे है सरकार, सरकार होती क्या है, ये जानेंगे। ये पढ़ लेते हैं, फिर इसका ये समझाऊंगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट पढ़िए। कोई भी अगर आप समय दे रहे हैं कहीं पे, तो उसके बारे में उससे कुछ लाभ आपको मिलना चाहिए। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक का काम हुआ, यानी कि जो लेटर इधर उधर पहुँचाए जाते हैं, और रेल सेवाएं चलाना। ये आपके सरकार के कुछ काम बताए गए हैं। ऊपर दी गई इस अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। ठीक है, क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे जो ऊपर दिया गया उसमें से 4 पॉइंट आपको उठा लेना है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये वाला ये वाला ये वाला 4 उठाना, तो 4 उठा लीजिए आराम से कोई भी। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा यानी कि कोई आपदा आती है, घेरती है, जैसे सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। देखे होंगे जैसे भूकंप आ गया तो वहाँ पे NDRF की टीमें पहुँच जाती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो टीमें होती हैं वो लोगों को राहत पहुँचाने लगती हैं। तो वो करता कौन है? ऊपर से वो सरकार ही तो भेजती है। उनको रख रखाव उनका इसीलिए किया गया है कि कभी यहाँ पे डिजास्टर आए, कोई आपदा आए, तो वहाँ पे उसको पहुँचाया जा सके। बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अगर नहीं है तो वहाँ पे देखते होंगे हेलीकॉप्टर से वो चीज़ें पहुँचाई जाती हैं या नाव के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो ये सारे काम सरकार के हैं। ठीक है, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। ठीक है, क्या आप सरकार के कुछ ऐसे और कामों में उदाहरण दे सकते हैं जिसकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? जैसे यहाँ पे शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना, वो सरकार का काम है। ठीक है, शुद्ध जल मिले सबको, पीने का पानी मिले और लोगों को सुरक्षा मिले। ये यहाँ पे आप जो ऊपर चर्चा नहीं हुई वो लिख सकते हैं यहाँ पे आप।
शायद आपको यह जानकर अचरज यहाँ पे होगा यानी आश्चर्य होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाई कोर्ट है, कुछ उदाहरण दो सरकार के अंग जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये आपके सरकार के अंग हैं जिससे यहाँ पे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए यहाँ पे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। समझ गए? सरकार का ये काम है। अब सरकार के स्तर है यहाँ पे, किन किन स्तरों पे सरकार काम करती है। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव का। जैसे आपने गांव के लोकल एरिया में आपको प्रधान चुनना है, तो प्रधान भी तो एक सरकार का हिस्सा है, वो स्थानीय स्तर पर काम करता है। ठीक है, बाहर का यहाँ पे देखिए नक्शा दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा हो गया, असम हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया। सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। मानचित्रों को यहाँ पे देखें, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय स्तर कैसे काम करता है। ठीक है, पंचायती राज कैसे काम करता है, नगर प्रशासन पंचायत कैसे काम करता है, ये सारे आप भी आगे आपको अध्याय में मिलेगा कैसे काम करती है। और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के कामों के बारे में जानेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए फिगर, राज्य स्तर पे कैसे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे राज्य स्तर पे हैं। उसके बाद अब आता है आपका अगला हेडिंग, यहाँ पे सरकार एवं कानून। सरकारी कानून बनाती है, सभी को पता ही होगा, बता दे रहा हूँ आपको नहीं पता है तो। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है या फिर उस पर जुर्माना लग सकता है। समझ गए? तो कानून बनाती भी सरकार है कि आपको लाइसेंस चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। अगर कोई उसका पालन नहीं करता है, जैसे आप लाइसेंस नहीं रख के चलाते हैं, लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, तो आपको सज़ा भी सरकार ही निश्चित करती है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जात के कारण किसी नौकरी में उसको नहीं लिया जा रहा है, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है, सब चीज़ें समझ के। अब आता है आपका अगला हेडिंग, सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार के होते हैं? सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उसे बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब यहाँ पे देखिए इस साइड, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम चुनाव ऐसे माध्यम से करते हैं जिसमें हम लोग वहाँ पे अपने यहाँ पे जो सरकार चलाएगा उसको चुनते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है कि हम ये निर्णय क्यों ले रहे हैं, हम कोई कानून बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं,
उसकी सफाई देनी होती है। ठीक है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। हो गया लोकतंत्रीय, दूसरा हो गया राजतंत्रीय। नाम से ही लग रहा है, राजा। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। यानी राजा निर्णय के बारे में यहाँ पे बातचीत तो करेगा अपने सलाहकारों से, लेकिन उसको निर्णय क्या लेना है वो खुद ही तय करेगा। ठीक है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही उसके अपने निर्णयों के लिए उसको सफाई देनी पड़ती। यानी कि हम ये निर्णय क्यों ले रहे हैं ये नहीं जनता को बताना होता, या फिर जनता को ये नहीं बताना होता, कोई सफाई नहीं देनी होती कि हमने ये कानून क्यों बनाया। अब लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में देखना चाहे देख सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहते हैं ये बताइए। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करके लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसको देख लीजिए, फिर राइट में पढ़ाता हूँ। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। बिल्कुल गलत है ये। राजतंत्र में नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती। वहाँ पे राजा जो होता है उसका पुत्र ही वहाँ पे राजा बनता है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि राजा के पास कोई ताकत होती है। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है। वो अपने शासक यहाँ पे जो भी वहाँ पे सरकार बनाएगा उसको खुद जनता चुनती है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उठा सकते। उठा सकते हैं लेकिन राजा या फिर रानी जो है वो उसको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होती है, सफाई देने के लिए बाध्य नहीं होती है। अब लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखते हैं। भारत एक लोकतंत्र देश है। कई बार आपने सुना होगा भारत एक लोकतंत्र देश है। तो ये होता क्या है? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और कई भी देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है। यानी कि हम लोकतंत्र में खुद अपने नेता को चुनते हैं। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी निभाते हैं, खुद शासन का यहाँ पे सहयोग करते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे तौर पर भाग नहीं लेते हैं, वो चुनते हैं किसी को, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे आप विधायक चुनते हैं अपने एरिया के, अपने शहर के सांसद को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। ठीक है। यहाँ राइट साइड में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को वोट फॉर वीमेन के बारे में। यूरोप की एक कहानी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों से वोट देने का अधिकार उनको दिया गया था जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी के समेत कई नेताओं ने यहाँ पे अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में 31 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखे हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है या पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि कहानी है, यहाँ पे संसार में कहीं भी सरकारों के मैंने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। यानी कि ये नहीं कहा कि बहुत आराम से कि हाँ आप लोग हमें चुनिए, अपनी शक्ति लोगों के साथ उन्होंने बांटा नहीं है इतनी आसानी से। लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया है।
पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए सर्वप्रथम यहाँ पे संघर्ष में सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे मजबूती पकड़ी थी। इन लोगों ने संघर्ष जो किया था, सबसे पहले आपको पता है कि जो क्रांति हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। लेकिन यहाँ से वो लगभग 1791 से ये संघर्ष कर रही थी कि हमको वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन सोचिए कि इतने सालों बाद 1946 के आसपास उनको अधिकार मिला वोट देने का। लगभग 150 सालों के बाद उनको जाके अधिकार मिला। ठीक है। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठ गई। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पृष्ठ 33-34 पर मानचित्र जो दिखाया गया था ऊपर अभी भारत का नक्शा, वे भारत के गणराज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाता है। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाएं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के बारे में जानिए। अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के बारे में जानिए। अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले जो राजमार्ग हैं उसको देखिए। नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगे, यानी कि वो राज्य स्तर से हैं, स्थानीय स्तर से हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर से हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय, तो भारत सरकार का दूसरे देश से, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएगा। वैसे मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में भी ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय राज्य स्तर पे होगा। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पे होगा। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, तो ये आपका स्थानीय है, गांव के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे स्थानीय हो जाएगा। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय राज्य स्तर पे होगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा होगा। 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय ये राष्ट्रीय स्तर पे होगा। ठीक है, इसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो में सारे क्वेश्चन ले लूँगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आया हो कि सरकार क्या है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा इसी वीडियो के नीचे, और पूरी वीडियो फ्री में पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।